बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा मैथमेटिक्स के वाले से ये आखिरी टॉपिक होगा। आखिरी टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे, फिर जो उसके बाद ज्योमेट्रिकल शेप्स, फिर एरिया, पेरीमीटर, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ट्रिग्नोमेट्री और यूनिट्स कन्वर्शन। ये हमारे पास तकरीबन 6-7 टॉपिक्स बनते हैं ज्योमेट्री के वाले से। इन्हीं टॉपिक्स में से वो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले चले मैं आपको एंड वाला टॉपिक जो है ना, यूनिट्स कन्वर्शन, यही आपको करवा देता हूँ, ठीक है। आज मैंने ये सारे के सारे टॉपिक जो है ना, सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह ताला इसी लेक्चर में ही कवर करने की कोशिश करूंगा। तो यूनिट्स कन्वर्शन जो है जी, मैंने नीचे इसका लिखा नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको यूनिट्स कन्वर्शन ही करवा देता हूँ। जो जो मेजरमेंट है ना, जो मेजरमेंट है, आपको पता है ज्योमेट्री का मतलब होता है ज़मीन की पैमाइश, ठीक है। चले पहले ज्योमेट्री की डेफिनेशन थोड़ी समझा दूँ। ज्योमेट्री का मतलब होता है जी, ज्योमेट्री टू ग्रीक्स वर्ड्स हैं, जियो एंड अर्थ, ठीक है जी। जियो मीन आपके पास ज़मीन है, और मीट्रिया मीन आपके पास मेजरिंग, ठीक है जी। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है ज्योमेट्री। जियो का मतलब होता है ज़मीन, और मीट्रिया का मतलब होता है मेजरमेंट, मीन के ज़मीन की पैमाइश, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। आपसे यही पूछेगा ज्योमेट्री का क्या मतलब है। ज्योमेट्री का मतलब है मेजरमेंट ऑफ अर्थ। यही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है वो आपका कमीशन में, ठीक है। उसके बाद पूछता है जी फादर ऑफ ज्योमेट्री तो यूक्लिड। फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहते हैं, यूक्लिड को कहते हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन सिर्फ बनते हैं ज्योमेट्री की डेफिनेशन से, इसके बाद आपका क्वेश्चन नहीं बनता। फिर आपके पास हम बात करते हैं यूनिट्स कन्वर्शन की, ठीक है। यूनिट्स कन्वर्शन क्या होता है। यूनिट्स कन्वर्शन से मुराद ये है, जो आपकी मेजरमेंट का यूनिट है ना, मेजरमेंट का यूनिट होते हैं, आपको पता है। अब मेजरमेंट का आपका जो बेसिक यूनिट है वो आपके पास है मीटर। वो क्या है जी, मीटर। मीटर में हम पैमाइश करते हैं, कि फलान कितना फासला था, 10 मीटर था, 50 मीटर था, या आप जो कोई कपड़ा मापते हैं या किसी चीज़ की लेंथ आप मेजर करते हैं तो हम मीटर में करते हैं, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में जो आपके पास मेजरमेंट का यूनिट है वो आप, या लेंथ का यूनिट है वो आपके पास मीटर है, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, मीटर को हमने डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर आपने सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर आपने मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्शन पेपर वो पूछ लेता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने याद करना है मीटर। मीटर आपका बेसिक यूनिट है, ठीक है जी। मीटर की लेफ्ट साइड पे आपने लिख देना है किलोमीटर। मीटर की लेफ्ट साइड पे आपने लिखना है किलोमीटर, और इसकी सबसे आखिर पे लिखना है मिलीमीटर। किलोमीटर और मिलीमीटर ये आपने याद करने हैं। किलोमीटर और मिलीमीटर आपस में उलट है। आपने किलोमीटर लिख लिया लेफ्ट साइड पे और मिलीमीटर लिख दिया राइट साइड पे, ठीक है। ये आपने याद करने का तरीका है, ठीक है। और इसके दरमियान आपके पास राइट साइड पे दो आपके पास आते हैं, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने याद किस तरह से करना है, याद इस तरह से करना है कि आपके पास किलोमीटर जो है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसको मल्टीप्लाई करें ना 1000 से। किलोमीटर से अगर आपने मीटर में जाना है, किलोमीटर से अगर आपने मीटर में जाना है, मीन के फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 5 किलोमीटर, कहता है इसको मीटर में कन्वर्ट करें, तो आप क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो अब ये मीटर में चला जाएगा, मीन के 5000 मीटर में चला जाएगा, ठीक है। अगर आपने किसी भी नंबर्स को, किसी भी यूनिट को किलोमीटर से मीटर में लेके जाना, आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपने मीटर से मिलीमीटर में जाना है, फिर भी आप 1000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आपस में उलट है, मीन्स के अगर आपने किलोमीटर से मीटर में जाना है, ठीक है जी, तो यहाँ से आप लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं मीटर में, तो ये फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मीटर से फिर आगे आप जा रहे हैं तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मिलीमीटर से मीटर में वापस आएंगे, यहाँ से वापस आएंगे, तो फिर आप इसको 1000 पे तकसीम करेंगे, जब आपको अभी मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ इसको याद करने का तरीका समझ लें। आपने किलोमीटर से मीटर में मल्टीप्लाई किया, तो आपकी ये आ जाएगा आपके पास 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर से आप मीटर में चले जाएंगे। अगर आप मीटर से मिलीमीटर में जाते हैं, फिर भी आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। अब दरमियान में क्या है, दरमियान में आपके पास है डेसीमीटर। ये डेसिमल नंबर सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था। डेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा होता है, जो आपका असास 10 वाला निज़ाम होता है, ठीक है। तो मीटर को आप अगर आप डेसीमीटर में चेंज करना चाहते हैं, तो आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। समझ आ गई है। अगर आप मीटर को लेके जाना चाहते हैं सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आप सेंटी का मतलब होता है 100, मैंने आपको बताया था परसेंटेज में। सेंट का मतलब होता है 100, तो फिर आप मीटर को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका मीटर जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो था आपका कंसेप्ट, ये तो कंसेप्ट था। आप आपने याद किस तरह से करना है, आप याद इस तरह करें, सबसे पहले लिखें किलोमीटर, उसके बाद लिखें मीटर, फिर आप लिखें डेसीमीटर, फिर आप लिखें सेंटीमीटर, फिर लिखें मिलीमीटर। ये आपने तरतीब याद कर ली, ठीक है। ये आपके पास मिलीमीटर, ठीक है, ये तरतीब याद कर ली। अब किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब मीटर से डेसीमीटर में जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए फिर 10 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। फिर आपने सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना, फिर आपको 10 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। इस तरह से आप याद कर लें। मीन्स के सबसे पहले आप 1000 से मल्टीप्लाई करें,
फिर 1000 को आप 10 में आप इसमें तकसीम कर दें, 3 जीरो है ना, ये 3 जीरो है, तो 3 जीरो 1 0 1 0 1 0 यहाँ पे आपने इसको 3 में आगे डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे स्टॉप इसके कर दिए, ठीक है। तो आपने किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो आप समझें कि ये आपके पास एक स्टेशन है किलोमीटर, इस स्टेशन से मीटर वाला स्टेशन में जाना तो आपको 1000 रुपया किराया देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। फिर मीटर से डेसीमीटर में जा रहे हैं, तो ये वाली बस पे बैठेंगे तो इस बस का किराया कितना 10 लगेगा, 10 ज़रब 10, ठीक है। डेसीमीटर से सेंटीमीटर जाएंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे, फिर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इससे उलट चलते हैं, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आते हैं तो फिर आप तकसीम 10 करेंगे, सेंटीमीटर से डेसीमीटर में आते हैं फिर आप तकसीम 10 करेंगे, फिर आप डेसीमीटर से मीटर में आते हैं फिर आप इसको डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है। अगर आप मीटर से किलोमीटर में आते हैं फिर आप डिवाइड करेंगे आप 1000 से, जो ऊपर है वही आपने नीचे लिखना है, ठीक है। समझ आ गई है? आपने ये वाला साइकिल याद कर लिया, पहले किलोमीटर, फिर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, यहाँ से 1000, फिर 10 10 10। अगर आप वापस आते हैं तो फिर आपको यही सारा काम आपने तकसीम करते आना है। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल चले मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ, तो आपका जो पास्ट पेपर क्वेश्चन है ना, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो था ना ये आया हुआ है, ये देखें जी, ये आप है असिस्टेंट डायरेक्टर MOD, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पेपर था। इसमें पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ क्या जी, अ स्टील रॉड हैज डायमीटर ऑफ 2.25 सेंटीमीटर, 2.25 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, एक्सप्रेस इट्स डायमीटर इन मिलीमीटर। आप देखें कहता है जी आपके पास सेंटीमीटर में दिया हुआ 2.25 2.25 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसको आप किस में चेंज करें, मिलीमीटर में, किस में चेंज करें, मिलीमीटर में। अब देखें ये जो हमने साइकिल अभी पढ़ा इसको जरा गौर से देखें, हमने क्या पढ़ा जी, सेंटीमीटर। वो कहता है जी आपके पास ये यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे और उसकी वैल्यू है 2.25 सेंटीमीटर पे है, और इसको हमने लेके जाना है मिलीमीटर पे। तो आप सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए कितना किराया लगेगा, ज़रब 10। तो 2.25 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर लें, 2.25 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22.5। आपको मैंने मल्टीप्लीकेशन करवाई हुई है ये डेसिमल वाली। मुझे उम्मीद है कि आपको कन्वर्शन की समझ आ गई होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ। एक बंदा आपको कहता है जी आप 50 सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करें, 50 सेंटीमीटर को डेसीमीटर में आपने कन्वर्ट करना है। तो आपको अगर ये साइकिल याद है, देखें सेंटीमीटर पे बंदा खड़ा है, 50 सेंटीमीटर पे खड़ा है, उसने कहाँ पे जाना है, डेसीमीटर में। तो ये देखें ये सेंटीमीटर पे खड़ा है, इसने डेसीमीटर पे आना है, इसका मतलब है वापस आना पड़ेगा। तो वापस आने का किराया कितना है, 10 से तकसीम करना है, 10 से तकसीम करना है। तो 50 को 10 पे तकसीम करें तो ये डेसीमीटर में चला जाएगा, 10 को 50 पे तकसीम, 50 को 10 पे करें तो 5 डेसीमीटर। ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। मुझे उम्मीद है कि अब आपको मज़ीद इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये कन्वर्शन का साइकिल आता है तो आप इस साइकिल के मुताबिक इसको इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल चलें आपको मैं समझा देता हूँ। एग्जांपल आपके पास है जी, आपके पास एग्जांपल है, वो कहता है जी आप 12.5 आपके पास है सेंटीमीटर, इसको वो कहता है कन्वर्ट करें किलोमीटर में, इसको कन्वर्ट करें किलोमीटर में। तो आप देखें ये आपके पास सेंटीमीटर पे बंदा खड़ा है और इसकी वैल्यू है 12.5, इसको आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। ये यहाँ से यहाँ तक आना है, यहाँ तक। आप देखें अब सेंटीमीटर से आपने किलोमीटर पे पहुंचना है, तो सेंटीमीटर पे किलोमीटर में जाने किससे कितना, देखें सेंटीमीटर से पहले स्टॉप आएगा डेसीमीटर, यहाँ पे तकसीम 10, फिर मीटर आएगा, फिर तकसीम 10, फिर किलोमीटर आएगा, फिर तकसीम आपके पास 1000। मीन्स के आपने 12.5 को पहले कितना किराया देंगे, तकसीम 10 नीचे, फिर आप कितना किराया देंगे, फिर तकसीम 10 नीचे, फिर आप कितना किराया देंगे, फिर 1000 देंगे, फिर नीचे भी 1000, ठीक है। इतने आपको इतनी दफ़ा आपको किराया देना पड़ेगा तो आप किलोमीटर पे पहुंचेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप जैसे जैसे ये नीचे जीरो लिखे हुए हैं ना, तो जीरो को मैंने कल आपको बताया था फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। नीचे आप जीरो खत्म करते जाएं, एक जीरो खत्म करें, इशारिया के आगे ले जाएं, ठीक है। फिर एक जीरो खत्म करें, इशारिया इससे भी आगे ले जाएं, फिर एक जीरो खत्म करें, फिर इशारिया आगे ले जाएं, 0 0 लगा के, फिर आप एक जीरो खत्म करें, फिर इशारिया आगे ले जाएं, ठीक है। फिर जीरो खत्म करें, फिर इशारिया आगे ले जाएं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0000125 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको अब यूनिट्स कन्वर्शन की समझ आ गई होगी, इस तरह से आपने यूनिट्स को कन्वर्ट करना होता है, ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट करते हैं जी अपना, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा यूनिट कन्वर्शन हो गया जी। मुझे उम्मीद है कि अब आप इसको कर लेंगे, आपने ये साइकिल सिर्फ याद करना है। नेक्स्ट हम करते हैं जी लाइन्स एंड एंगल्स। ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक होता है, इसको आपने बड़ी दफ़ा किया होगा, जब मैंने नीचे लिखा भी हुआ है। क्या जी आपके पास है जी ये लाइन क्या जी, अ लाइन इज अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर हैविंग नो थिकनेस एंड एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस। लाइन क्या है, देखें जी लाइन आपके पास है जी, आपके पास है
लाइन एक आपके पास ऐसी फिगर है, ये ऐसी फिगर है, इसकी दोनों तरफ से इनफाइनाइट इसकी जो लेंथ होती है, इसकी हमें लाइन की लेंथ नहीं पता होता, इधर भी चल रही है और इधर भी चल रही है, इधर भी चल रही है और इधर भी चल रही है, दोनों तरफ अभी जा रही है, इसकी हमें कोई इसकी जो है ना, इसकी हमें लेंथ का नहीं पता होता, ठीक है। जैसे सड़क है ना, सड़क आगे भी जा रही है, पीछे भी जा रही है, ठीक है। ये आपके पास लाइन होती है। फिर अगर लाइन का कोई हिस्सा काट देना ऐसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। जो लाइन सेगमेंट होता है ना, इस तरह उसके दोनों तरफ आपके पास एंड पॉइंट मौजूद होते हैं, तीर कहीं भी नहीं लगा होता है, ठीक है। अगर किसी एक तरफ तीर लगा हो ना, ऐसे एक तरफ तीर लगा, तो इसको हम कहते हैं रे, इसको हम क्या कहते हैं, रे 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 शुआ जैसे होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं रे कहते हैं। रे का एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट कोई नहीं होता, ठीक है। वो पूछेगा आपसे लाइन के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं। रे के कितने एंड पॉइंट होते हैं, रे का एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। समझ आ गई है ये। अब मुझे उम्मीद है कि आपको लाइन और लाइन सेगमेंट और रे के वाले समझ आ गई होगी। फिर वो लाइंस की एग्जाम पूछता है, ठीक है जी। 2 लाइंस ये है, ये आपके पास जैसे ये 2 लाइंस है ना, ऐसी लाइन जो आपस में कभी भी मीट नहीं करती, चाहे जितना मर्जी उनको बढ़ा लें, जितना मर्जी बढ़ा लें, इसको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। या वो कभी कभार यही पूछ लेगा, 2 लाइन ऐसी लाइन जिनके दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा जो उनके दरमियान डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है, तब्दील नहीं होता। वो कौन सी होती है, वो आपकी पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, ठीक है जी, पैरेलल लाइंस, ठीक है। समझ आ गई है। उसके बाद आपके पास आपके पास पैरेलल लाइन रे होगी, लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है जी। तो ये आपके पास हो गया जी पैरेलल लाइंस, ये भी सारा होगी। उसके बाद नीचे आपके पास आ गया जी एंगल, ठीक है जी। ये आपके पास हो गया जी, ये पैरेलल लाइन वाला बाद में आ गया, ठीक है। ये आपके पास है जी, ये ठीक हो गया, चलें। ये आपका लाइन वाला हो गया, ठीक है। तो उसके बाद रेक्टेंगुलर भी होती हैं, ऐसे रेक्टेंगुलर जो आपस में ऐसे जो आपस में जो है ना, आपस में जो क्रॉस कर जाते हैं एक दूसरे को 90 के एंगल में क्रॉस करते हैं। ये क्योंकि एंगल वाला टॉपिक बाद में आना है, तो ये मैं एंगल वाला टॉपिक में जाके आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जी एंगल की, ठीक है। लाइन, ये फादर ज्योमेट्री, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट की बात समझ आ गई आपको, ठीक है। उसके बाद हमने बात करनी है एंगल की। एंगल क्या है, एंगल होता है जी दो रेज आपस में किसी एक कॉमन एंड पॉइंट के साथ मिल जाए तो आपके पास एंगल बन जाता है। क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है, एंगल बन जाता है, ठीक है। समझ आती है। ये एंगल से वो पूछ लेता है कि जनाब एंगल जो होता है ना, उसमें क्या है जी, अ फिगर विच है फाउंड बाय 2 रेज और लाइन दैट शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंड एंगल, ठीक है। कोई एंड पॉइंट जो उनका ये है ना, ये देखें ना, यहाँ पे तो एंड पॉइंट कोई नहीं है, जो पीछे वाला एंड पॉइंट होता है, जो उनका एंड पॉइंट कॉमन होता है, वो उससे मिलकर क्या बनता है, एंगल बनता है, ठीक है जी। अब एंगल के जो है ना वो इकसाम होती है। एंगल की इकसाम को उसने ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का होता है ना, ये ऐसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन सीधी आपस में मिलती है, तो आपके पास 90 का एंगल बनता है, ठीक है। जिसको हम कहते हैं जी, आपके पास क्या होता है जी, आपके पास ये इसको हम कहते हैं राइट एंगल, ठीक है। और ये जो इनका कॉमन एंड पॉइंट है, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स, ये भी पूछता है वो, ठीक है। जो 2 रेज जो आपस में मिलकर एंगल बनाती हैं, उनका जो कॉमन एंड पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। समझ आ गया। अब एंगल की एग्जाम पूछ लेता है वो, ठीक है जी। एंगल से आपके पास राइट एंगल कौन सा है, 90 डिग्री का जो हमारे पास एंगल होता है वो हमारे पास है, आपके पास जो ना वो जी राइट एंगल होता है, ठीक है। उसके बाद एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 90 से छोटा होता है, जो 90 से छोटा होता है वो आपके पास एक्यूट एंगल होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, जो 90 से बड़ा होता है, जो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, वो आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं जी, रिफ्लेक्स एंगल्स होते हैं जो एंगल्स में 180 का फर्क होता है, 180 का फर्क होता है, ठीक है। वो आपके पास जो रिफ्लेक्स एंगल्स होते हैं, ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स को अलग से बड़ा पूछता है वो, ठीक है। कि ऐसे एंगल जिनका जमा करें, जैसे 30 और 60 है, दोनों को जमा करें, आंसर आए 90, तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। पूछ लेता है, बताएं जी 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है, 45 में क्या जमा करें कि 90 बन जाए, 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी 45 है। फिर पूछेगा 75 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, 75 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 15 होगा। 75 में 15 जमा करें तो 90 हो जाता है। फिर पूछा हुआ सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनको दोनों को जमा करें तो आपके पास आंसर 180 आए। तो पूछ लेगा आपसे जनाब, एक या तो डेफिनेशन पूछ लेगा या वो पूछ लेगा बताएं जी 130 का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, तो 130 में आप 50 जमा करें तो आपके पास 180 आ जाएगा। तो आपके पास जो ना जो सप्लीमेंट्री 130 डिग्री का सप्लीमेंट्री 50 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है एडजस्टेंट एंगल। एडजस्टेंट एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनके वर्टेक्स सेम होते हैं। देखिए एक आपके पास ये एंगल है, तो एक आप साथ कर दें तो एक ये एंगल और एक ये एंगल, और दोनों का वर्टेक्स सेम है, तो आपके पास उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एडजस्टेंट एंगल।
एडजेसेंट मीन के मिले हुए, ठीक है जी, ये पूछ लेता है। उसके बाद आपको पता है क्वाड्रेंट एंगल्स। क्वाड्रेंट एंगल्स क्या है, ये आपके पास है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एंगल, ठीक है जी, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इसके ऊपर जो जो एक्सिस के ऊपर आते हैं, ये 0 का एंगल, ये 90 का एंगल, ये 180 का एंगल, ये 270 का एंगल, ये 360 का एंगल, ये आपके क्वाड्रेंट एंगल्स है, क्वाड्रेंट एंगल्स, ठीक है, ये आपके पास है क्वाड्रेंट एंगल्स हैं, ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास है जी रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड लाइन्स। ये आपने कर लिया जी। पैरेलल लाइन्स मैंने पहले आपको पढ़ा दिया, ऐसी लाइन जो कभी आपस में मीट नहीं करती, इनके दरमियान फासला हमेशा एक सा रहता है। एक से ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल होती है जो दो पैरेलल लाइन्स को आपस में कट करती है, दो पैरेलल लाइन्स को कट करती है, वो उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, ट्रांसवर्सल, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन पूछ लेता है, आपने ये माइंड में कर लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी ये ट्रांसफर है, ट्रांसफर एंगल से फिर आपके पास काफ़ी एंगल्स बनते हैं, और ये जो क्रॉसपोंडिंग एंगल जो बनते हैं, अल्टरनेटिव एंगल, टीरियर एंगल्स वगैरह, ये सारे बनते हैं, ये बिल्कुल सिंपल से होते हैं। इसके मैं आपको क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने बात करनी है जी आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात करनी है, ठीक है जी। पॉलीगॉन्स किसे कहते हैं, ऐसी क्लोज फिगर जिसकी साइडें 3 या 3 से ज़्यादा होती हैं, 3 या 3 से ज़्यादा क्लोज फिगर। आप देखिए ना, आपके पास कोई भी फिगर है, यहाँ पे मैं खाली जगह देख लूँ, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। आप देखें, ये कोई आपने फिगर बनानी है, ठीक है, ये एक साइड है, दूसरी साइड। अब आप अगर आप इस फिगर को बंद करना चाहते हैं तो आपको तीसरी साइड लगाना पड़ेगी। कम से कम 3 साइडें होंगी ना, जैसे देखें ना, 2 साइडों से कोई भी फिगर आप बंद नहीं कर सकते। कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा जितनी मर्जी साइडें बना लें, ठीक है, ये 4 साइडें बना लें, या आपके पास इसमें 5-6 जितनी मर्जी बना लें, ठीक है। लेकिन कम से कम आपको 3 साइडें बनाना पड़ेंगी। कम से कम कितनी साइडें बनाना पड़ेंगी जी, 3 साइडें कम से कम आपको बनाना पड़ेंगी। तो कम से कम 3 साइडों से मिलकर जो आपके पास फिगर बनती है, आपके उसको हम कहते हैं पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन की कितनी एग्जाम्स है, ट्राइंगल ऐसी फिगर जिसकी 3 साइडें हों, जैसे ये आपके पास 3 साइडें हैं, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रिलेटर ये है जिसकी 4 साइडें हों, ठीक है। उसके बाद पेंटागोन वो है जिसकी जनाब आपके पास 5 साइडें हों, जिसकी आपके पास 5 साइडें हों। हेक्सागोन जिसकी आपके पास 6 साइडें हों, हेक्सागोन जिसकी आपके पास 6 साइडें हों, वो आपके पास हेक्सागोन कहलाएगी, ठीक है। हेप्टागोन वो है जिसके साथ आपके पास 7 साइडें हों, जिसके पास 7 साइडें हों, 7 साइडें, ठीक है, 7 उसकी जनाब साइडें होंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेप्टागोन कहेंगे, ठीक है, समझ आ गई है जी। तो वो पूछ लेता है जनाब ट्राइंगल की कितनी साइडें होती हैं, क्वाड्रिलेटर की कितनी होती हैं, पेंटागोन की कितनी होती हैं, हेक्सागोन की, हेप्टागोन की, ठीक है। फिर वो पूछ लेता है ये जो जितनी आपकी पॉलीगॉन्स है ना, इनके दरमियान एंगल कितना होता है, एंगल एनक्लोज्ड पूछ लेता है, ठीक है। ये मैंने नीचे एक लाइन लिखी हुई है, ये लिखा हुआ जी, एंगल एनक्लोज्ड बाय ट्राइंगल इज 180, एंगल एनक्लोज्ड बाय सर्कल इज 360। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, बार पूछता है, ठीक है। अब ये आपने कैसे निकालना होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लें। अब कहता है जी बताएं जी ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं, ठीक है। ट्राइंगल के जो सम ऑफ एंगल्स एनक्लोज्ड बाय ट्राइंगल, ये क्वेश्चन पूछेगा, सम ऑफ एंगल्स एनक्लोज्ड बाय ट्राइंगल, कि ट्राइंगल के अंदर मुकम्मल एंगल कितना होता है, ठीक है। आप देखें, आपके पास ने देखना है कि ट्राइंगल का क्या मतलब है, जिसकी साइडें 3 होगी। तो आप इसका फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। तो इसमें ये n से मुराद है साइडें। अगर आपके पास 3 साइडों की है ना, तो आप 3-2 मल्टीप्लाई 180 कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 180। 3 में से 2 निकालें, 1 आ गया ना, आपने जो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, 180 से कोई 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 ही आ गया, ठीक है। इसी तरह आपके पास आ गया जी, आपके पास है क्वाड्रिलेटर की 4 साइडें हैं, 4-2 मल्टीप्लाई बाई 180, 4-2 आपके पास 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 180 आपके पास 360 आ गया। तो क्वाड्रिलेटर के अंदर आपके पास कितनी साइडें होती है, कितने एंगल होता है, 360 डिग्री का टोटल एंगल होता है, ठीक है। उसके बाद पेंटागोन में कितने होते हैं, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180, इसको करके देख लें, ठीक है। n-2 अगर 5-2 मल्टीप्लाई बाई 180, तो 5 में से 3 ज़रा 180 आ गया, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, 180 को आप मल्टीप्लाई कर लें, 540 डिग्री बन जाएगा, 540 डिग्री बन जाएगा। तो ये एक आपने सिंपल सा फार्मूला याद करना होता है। फिर वो पूछता है अच्छा ये जो एंगल है ना, ये सारे आपके इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर अंदर एंगल का मजमूआ, ठीक है। कभी कभार पूछा तो जो एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, जिसके जो एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है जी, एक्सटीरियर ये इससे बाहर के जो एंगल्स हैं वो कितने होंगे। तो एक्सटीरियर एंगल हर एक पॉलीगॉन का, हर एक ज्योमेट्रिकल शेप का 360 होता है, ये आपने याद कर लेना, 360 होता है, ठीक है। हर एक आपकी जो पॉलीगॉन है, जो भी आपकी ज्योमेट्रिकल शेप है, उसका जो एक्सटीरियर एंगल है, उसका बैरूनी जाविया है, वो आपका 360 होता है। अंदरूनी जाविये जो होते हैं वो आपने उसकी साइडों की तादाद के मुताबिक करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आते हैं क्वाड्रिलेटरल की जो शेप्स, वो पूछ लेता है, ठीक है। ये ट्राइंगल
और क्वाड्रिलेटरल, ये मीन के 3 साइडों वाली और 4 साइडों वाली, इनकी वो अकसाम पूछ लेता है, बार बार पूछता है। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं जी ये 4 साइडों वाले की। 4 साइडों वाले की जी, अगर चारों साइडें एक जैसी हों, चारों साइडें एक जैसी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपके पास जो है ना ऑपोजिट साइडें आपस में बराबर हों, ऑपोजिट साइडें ये आमने सामने वाली आपस में बराबर हों, तो आपके पास क्या होगी, वो रेक्टेंगल होगी। ठीक है, ऑपोजिट साइडें बराबर हो और उनके एंगल भी 90 के हो, एंगल भी आपके पास है 90 के हो, एंगल भी 90 के, मीन के सीधे सीधे ऐसे सीधा कोई टेढ़ी लाइन ना हो। ठीक है, ये आपके पास है रेक्टेंगल है। अगर आपकी जो है ना आमने सामने वाली साइडें तो आपके पास बराबर हैं, साइडें तो आपके पास बराबर हैं, लेकिन आपके पास एंगल जो है ना ये बिल्कुल सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा तिरछा है, मीन के 90 या 90 से ज़्यादा, 90 नहीं है, 90 से कम या ज़्यादा है। ठीक है, तो वो आपके पास पैरेललोग्राम, उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है जी, वो पैरेललोग्राम होगी, वो आपकी रेक्टेंगल नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होती है जी, रेगुलर पॉलीगॉन वो होती है जिसकी सारी साइडें आपस में बराबर होती हैं। जैसे आपके पास ये जो स्क्वायर है ना, ये भी आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन है। ये आपके पास रेक्टेंगल ट्राइंगल है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर होगी, आपकी रेगुलर पॉलीगॉन होगी, रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन से हमारा कोई भी ऐसी शक्ल 3 या 3 से ज़्यादा साइडों वाली। ठीक है, उसके बाद आपके पास रेगुलर ट्राइंगल वही आपके पास आगे जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर हैं। ठीक है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, ये सारी की सारी वही आ गई। ठीक है, समझ आ गया जी। नेक्स्ट आपके पास है जी, और यहाँ से पूछ लेगा आपके पास है रेगुलर हेक्सागोन में बताएं जी कितने आपके पास एंगल होंगे। ठीक है, आपको पता है हेक्सागोन में आपके पास क्या जी, इसकी 8 साइडें होती हैं, तो n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 करके देख लेना, तो आपके पास क्या आ गया जी, n आपके पास 8 है, 8 - 2 ज़रा 180 करके देख लें, 6 ज़रा 180 करके देख लें, टोटल आपका एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, अब टोटल एंगल इसमें 1080 का बन रहा है, 1080 का बन रहा है। वो पूछ लेगा कि हर एक जो कोना है, जो इसका जो हर एक का इसका जो कॉर्नर है, कॉर्नर में कितना कितना एंगल बनेगा, तो आप इसके टोटल कॉर्नर 8 है, तो 8 से इसको डिवाइड कर लें, इसको 8 पे आप डिवाइड कर लें। जैसे आपके पास ये जो आपके पास रेगुलर ट्राइंगल की बात कर रहा है, रेगुलर ट्राइंगल के बताएं जी हर कोने में कितना कितना एंगल होगा, तो आपको पता है रेगुलर ट्राइंगल में आपके पास टोटल 180 डिग्री इसमें एंगल होता है, तो टोटल इसके आपके 3 कोने हैं, 3 पे डिवाइड करना, आपके पास आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये आपके पास रेगुलर जो ना क्वाड्रिलेटरल, पेंटागोन, हेक्सागोन वगैरह के वाले से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैंने सारे आपके लिख दिए हुए हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के वाले से क्वेश्चन पूछ लेता है वो। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या है जी, ट्राइंगल की आपने 6 टाइप्स पढ़नी होती हैं, 3 टाइप्स आपने पढ़नी है जो उसकी साइडों के वाले से। साइडें मीन क्या, अगर इसकी तीनों साइडें आपस में बराबर हैं, इसकी तीनों साइडें आपस में बराबर हैं, जितनी ये है उतनी है, उतनी ये है, ये आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल मीन के तीनों साइडें आपस में बराबर हैं। अगर 2 साइडें आपस में बराबर हैं, दो जो है ना आपस में बराबर हैं, ठीक है, और तीसरी जो है ना थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, या छोटी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जैसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये 2 आपस में बराबर हैं, तीसरी थोड़ी सी छोटी है या बड़ी है। ठीक है, तो उसको आइसोलेस ठीक है जी, आइसोलेस ट्राइंगल करेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है। अगर आपके पास जो है ना ये तीनों साइडें आपस में बराबर ना हो, तीनों ही कोई एक छोटी एक बड़ी होती है, तीनों की आपस में कोई जो है मुमासलत नहीं है, कोई भी आपस में बराबर नहीं, उसको हम कहेंगे स्केलन ट्राइंगल। ठीक है जी, स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, ये 3 आपकी साइडें होगी। फिर आपके पास आ जाता है जी इसके एंगल के वाले से, तो ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल और एक्यूट एंगल। राइट एंगल ऐसी होती है जिसके अंदर एक एंगल 90 का होता है, उसको राइट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके जो एक एंगल जो है 90 से छोटा होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल वो होती है जिसमें आपका जो एंगल है वो 180 से बड़ा होता है, 180 से आपके पास है बड़ा एंगल होता है। ठीक है जी, 180 से आपके पास ऐसे तो ये आपके पास 180 से बड़ा एंगल आ गया। ठीक है जी, समझ आ गई। सॉरी, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। जब मीन के अक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल की आपने डेफिनेशन पढ़ ली है, तो ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल राइट एंगल हो, वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल अक्यूट एंगल हो, वो आपकी अक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी। ठीक है, ये आपके पास ये टोटल एंगल है, क्लोज मैंने आपको पहले समझा दिया। ठीक है, उसके बाद आपने बात करनी है सर्कल की। ठीक है जी, सर्कल के हवाले से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, सर्कल क्या है, सर्कल वो कहता है जी आपके पास है सेट ऑफ पॉइंट्स है, ये सेट ऑफ पॉइंट्स है, सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, जिनका फासला एक फिक्स पॉइंट से बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, ये इस पॉइंट का भी इससे उतना ही फासला, इसका भी उतना, उसका भी उतना, उसका भी उतना, ऐसे तमाम ये सेट ऑफ पॉइंट्स है। सेट ऑफ पॉइंट्स जिनका किसी एक फिक्स पॉइंट से फासला जो बराबर होता है, उसको हम कहते हैं सर्कल। उसको हम क्या कहते हैं, सर्कल। ठीक है जी, अब ये जो फिक्स फासला होता है ना तमाम पॉइंट्स का, जो उनके फिक्स पॉइंट के साथ जो फासला, उसको हम कहते हैं रेडियस जो पूछता है वो। ठीक है जी, रेडियस कहते हैं। और ये जो आपकी पूरी बाउंड्री होती है ना, जो आपकी जो पूरी लाइन होती है, जो तमाम पॉइंट्स को आपस में मिलाती है, उसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। उसको क्या कहते हैं जी, सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, रेडियस और आर्क हम क्या कहते हैं जी, बाउंड्री का कुछ पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक बाउंड्री का कोई हिस्सा हम ले रहे हैं, उसको हम कहते हैं आर्क। ठीक है जी, समझ आ गई है।
और उसके बाद आपके पास है जी, ये है आपके पास कार्ड लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, ठीक है। ये आपके पास कार्ड है, ये आपके पास है कार्ड है, ठीक है। जिसकी मैंने नीचे आपको ये इसकी जो है ना ये पिक्चर भी बताई हुई है, ठीक है। ये आपके पास आर्क है, ये आपके पास सेगमेंट है, ये आपके पास सेक्टर है, ये कार्ड है, ये आपके पास रेडियस है, डायमीटर, ये सारे मैंने यहाँ पे ये जो पिक्चर भी आपको दिखाई हुई है। ये सर्कल के वाले से बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें होती हैं। टेंजेंट क्या है? टेंजेंट वो है जो सर्कल को सिर्फ टच करके ऐसे गुजर जाए बाहर से, ठीक है। एक पॉइंट पे टच करे उसको हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है जी। सेक्टर क्या है? सेक्टर आपके पास है रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियस, ये आपके पास ये 2 रेडियस मिलकर ये अंदर जो जगह कहते हैं उसको हम सेक्टर कहते हैं, ठीक है। जो सर्कल के वाले से आपने चीज़ें याद करनी है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद आपके पास टाइप्स ऑफ सर्कल है वो आती हैं जी। टेंजेंट सर्कल आता है, कॉन्सेंट्रिक, कांगुरेंट सर्कल और ये आपके पास जो बिल्कुल सिंपल से हैं, ठीक है जी। टेंजेंट क्या है जी? जो आपके पास ये जो आपको दो सर्कल आपस में किसी एक पॉइंट पे टच करते हैं, ठीक है। कोसेंट्रिक कैसे होता है? जिनका सेंटर सेम होता है, ठीक है। इसका भी सेंटर वही है और इसका सेंटर वही है जो आपके पास है, कोसेंट्रिक होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास है जी, ये आपके पास कांगुरेंट ऐसे सर्कल होते हैं जो एक जितने होते हैं लेकिन उनका सेंटर मुख्तलिफ होता है, ठीक है। ये लाता है, ये एक लाता है, ये आपका कांगुरेंट सर्कल आ गया, ठीक है जी। समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास है जी, ये कांगुरेंट और सिमिलर फिगर में फर्क पूछ लेता है वो, ठीक है। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सिमिलर इफ द शेप्स आर सेम वाइल कांगुरेंट फिगर्स आर सेम वाइल शेप एज वेल एज साइज, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास एक ट्राइंगल है और एक आपके पास ये ट्राइंगल है, ठीक है। इनकी शेप बिल्कुल एक जैसी है, इनकी शेप बिल्कुल एक जैसी है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? जो जिनकी सिर्फ शेप एक जैसी हो ना, जिनकी सिर्फ शेप ऐसी, उनको हम कहते हैं सिमिलर, इनको हम कहते हैं सिमिलर। ये आपस में एक जैसी हैं, लेकिन ऐसी आपके पास फिगर जिनकी शेप भी सेम हो और उनकी जनाब जो है, जो उनके पास जो उनकी मेजरमेंट है ना वो भी सेम हो, उनकी मेजरमेंट भी सेम, उनको हम कांगुरेंट कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कांगुरेंट कहते हैं, ठीक है। ये आपने याद कर लिया। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, बतर का मरबा बराबर कायदे का मरबा हाइट का मरबा, तो ये आपको आता है, बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। हीरो फार्मूला पूछ लेता है जो ट्राइंगल के वाले से, कि ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए जो हीरो फार्मूला ये आपने याद कर लेना, ठीक है। एस फार होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ए फार जो ए बी सी जो आपको पता है साइडों की लंबाइयाँ होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो ज्योमेट्रिकल शेप जो कार्टिलेटर स्क्वायर, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो मेन आपके पास क्वेश्चन आएगा वो आपके पास आएगा एरिया और पेरीमीटर का, एरिया और पेरीमीटर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो आपने क्या याद करना है? एरिया आपके पास होता है किसी भी चीज़ के अंदर जो जगह होती है ना उसको हम कहते हैं एरिया। और पेरीमीटर किसको कहते हैं? पेरीमीटर होते हैं जो उसके जो गिर्द उसकी जो लेंथ होती है, जो उसकी बाउंड्री होती है, उसकी जो लंबाई होती है, उसको हम कहते हैं पेरीमीटर, उसको हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर। और जो आपका सर्कल होता है ना, सर्कल का जो पेरीमीटर उसको हम स्पेशल नाम देते हैं सर्कमफेरेंस, उसको हम स्पेशल नाम देते हैं सर्कमफेरेंस, उसको हम स्पेशल क्या नाम देते हैं? सर्कमफेरेंस का नाम देते हैं, ठीक है। अब क्या पूछेगा? अब आपसे वो या तो सीधा पूछ लेगा कि जनाब आपके पास एक आपके पास जो है ना स्क्वायर है, ये आपके पास स्क्वायर है, इसका बताएं इसकी लंबाई जो है ना, लेंथ इसकी 2 मीटर है। तो आपको पता है स्क्वायर की सारी लेंथ एक जैसी होती है, तो अब वो पूछेगा जी ये जो आपके पास स्क्वायर है इसकी लेंथ 2 मीटर, आप बताएं इसका एरिया क्या होगा, या पूछेगा इसका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। इसी तरह आपका जो आपके पास सर्कल है, सर्कल का बता देगा आपको रेडियस इतना है, इसका मुझे बताएं सर्कमफेरेंस क्या होगा, या इसका आपके बताएं जी इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। या तो वो सीधा नाम पूछ लेगा, या वो क्या पूछेगा, वो आपको इस तरह पता करने की कोशिश करेगा कि आपके पास एक जनाब छत है या रूफ है, या कोई आपके पास जनाब को खेत है, आपके पास स्क्वायर खेत है, उसके अंदर आपने घास लगाना है, ठीक है। बताएं जी कितना घास उसमें लगेगा, इसका मतलब इसके अंदर एरिया की बात हो रही है। या वो पूछ लेगा बताएं जो आपके पास स्क्वायर है उसके गिर्द हमने बाड़ लगानी है, तो बाड़ की जब बात करेगा इसका मतलब है उसकी अब वो पेरीमीटर आपसे मांगने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। या तो ये तीन चीज़ें सिर्फ आपने याद करनी है इसके जो एरिया और पेरीमीटर के वाले से। एक आपने स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एक रेक्टेंगल का और एक आपने सर्कल का, ये 3 चीज़ें आप याद करनी है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं वो पूछेगा, ठीक है। या वो क्या करेगा, इसको जो आपके पास ये जो आपके पास है ना, ये जो है जी ये जो आपके पास स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा आपको क्या कर देगा, क्यूब कर देगा, ठीक है। वो क्यूब की आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो क्यूब की क्या होती है जी, लंबाई ज़रब चौड़ाई साथ इसके साथ ऊंचाई भी आ जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास एरिया का फार्मूला आपको पता है, एरिया आपके पास होता है जी लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है जी, लेंथ इनटू विड्थ। तो जब आपके पास सर्कल की बात करेगा तो उसमें आपने करना है, एरिया आपके पास होता है जी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप और इसका सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, ये आपने फार्मूला सिर्फ 2-3 याद करने हैं।
हैं, ठीक है। अगर ये जो एरिया और पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर आपको पता होता है, ये आपके चारों लेंथ है ना, चारों लेंथ की लंबाई, लंबाई जमा चौड़ाई ज़रब 2, ठीक है। ये आपके पास होता है इसकी पेरीमीटर के वाले से। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सिर्फ आपने फार्मूला, ये बेसिक फार्मूले से यहाँ पे आपका टाइम नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको पहले भी आते होंगे। ये आपके पास पास पेपर क्वेश्चन हैं। तो इसके अलावा ये आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? ये आपके पास इस तरह कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। ये आपके पास पहला एक्सिस है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये आपने क्वाड्रेंट याद करने होते हैं। ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, इसमें ये होता है एक्स, ये आपके पास होता है वाई, ये आपके पास माइनस एक्स, और ये आपके पास होता है माइनस वाई, ठीक है। अब इसको ज़ाहिर कैसे करते हैं? कोई भी आपको पेयर दिया होगा, नंबर्स का पेयर, या फिर लिखा होगा 2 और 4, बताएं ये किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। आप देखें ये 2, पहला एक्स होता है, दूसरा आपके पास वाई होता है। पहला नंबर आपके पास एक्स होता है, दूसरा नंबर आपके पास वाई होता है। आप देखें, आपने सिर्फ साइन देखने होते हैं। ये 2 आपके पास प्लस का है और 4 भी आपके पास प्लस का है, मीन के एक्स भी प्लस का है, वाई भी प्लस का है, तो इसके दरमियान ये आएगा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। वो आपको कहता है ये आपके पास -3 और 4, बताएं ये किस क्वाड्रेंट में आएगा ये पेयर। आप देखें इसमें पहले वाला एक्स होता है, दूसरे वाला वाई होता है। एक्स आपके पास माइनस का है और वाई आपके पास प्लस का है, तो माइनस एक्स और वाई कहाँ पे है? ये माइनस एक्स और ये आपके पास वाई, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में आएगा। आपसे पूछ लेगा -3 और -4 कहाँ पे आएगा, तो आप देखें एक्स भी माइनस का है और वाई भी माइनस का है। पहले नंबर एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है, तो ये माइनस एक्स और माइनस वाई आपके पास ये तीसरा क्वाड्रेंट आ गया, ठीक है। तो यूँ आपने क्वाड्रेंट एक्सिस भी करने होते हैं। ये सिंपल आपके ज्योमेट्री के बिल्कुल कंसेप्ट होते हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपका ज्योमेट्री वाला जो टॉपिक है कवर हो जाएगा। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको ना आए, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने टाइम इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन सारे आते हैं। तो अगर किसी बच्चे का जो मैथमेटिक्स की बैकग्राउंड नहीं है तो वो मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह ताला उनको मैं जूम पे समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो फिर मैं उसको क्या करूँगा जनाब, जूम का लेक्चर रख के, तो ये ज्योमेट्री के जो टॉपिक्स रह जाएंगे उनको मैं वहाँ पर समझा दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।